हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। तो आज हम यहाँ पर 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 27 ऑफ दिसंबर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं टोटल 150 क्वेश्चंस, उनको देखेंगे। वहां पर हम कंक्लूड करेंगे कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम देखेंगे। जहां एनालाइज करने की जरूरत है वहां हम एनालाइज भी करेंगे, और फिर इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना कि नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप अगर किसी भी स्टडी आईक्यू के कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलता है, और साथ ही 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा न्यू ईयर 5। और ये ऑफर वैलिड है 6 जनवरी 2021 तक। और इसके लिए आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत कुछ इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव_सर ये सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ब्रेक करके देख लें कि ये जो 150 सवाल आए हैं उसमें किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे गए हैं, तो आपके सामने ये एक पाई चार्ट नजर आ रहा है, और पाई चार्ट में बहुत कुछ आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है, और हिस्ट्री से करीब 38 सवाल आए हैं। करीब मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कुछ लोग पॉलिटी में भी कंसीडर कर सकते हैं, बाकी कुछ लोग हिस्ट्री में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं उसमें बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, कुछ मेडिएवल हिस्ट्री से हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी इत्तेफाक रखने वाले सवाल हैं, और कुछ सवाल जो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ लिए गए। ओके, अगर बात की जाए कि जियोग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो कह सकते हैं कि अनुमानतः 10 सवाल बिहार को इंक्लूड करते हुए। यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी सवाल एक पूछ लिया गया है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में 8 सवाल पूछे गए, ठोस तौर पर 8 सवाल पूछे गए। जनरल साइंस का बहुत अच्छा वेटेज रहा। साइंस से अगर आप देखें तो 30 सवाल पूछे गए, 30 क्वेश्चंस पूछ लिए गए साइंस से। करेंट्स अफेयर का सेक्शन हर बार काफी दावेदारी के साथ आता है, और इस साल भी करेंट्स अफेयर से 38 क्वेश्चंस हैं। यानी कि हिस्ट्री पर और करेंट्स अफेयर पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है बीपीएससी का, इस बार भी रहा है। और मैथ्स में एज यूजुअल, मैथ्स कुछ लोग उसको क्वांट भी कह सकते हैं, यानी उसमें टोटल 10 सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन इसमें कुछ मॉडरेट थे और कुछ टफ, जैसा कि मुझे बाकी बहुत सारे लोगों से बात करने पर उनका ये मानना था कि कुछ मैथ के क्वेश्चन टफ थे, बाकी रिलेटिवली इजी रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से चीजों को आप ब्रेक करके देख रहे हैं, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, करेंट्स, ऐसे ब्रेक कर लें। इकोनॉमी का अगर आप कहें कि कितने सवाल पूछ लिए गए, तो इसमें भी 8 सवाल पूछे गए हैं। इस तरीके से आपको एक रफ आइडिया लग गया। और अगर आप 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो अब आपको प्रीवियस पैटर्न से आइडिया लग गया कि किस जगह पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो देखिए जो हमारे पास सेट अवेलेबल है वो है सेट बी। अब सेट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, सेट का मतलब बस क्वेश्चन नंबर से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आंसर को समझेंगे। तो आपका कोई भी सेट होगा, आप तो अभी कितनी बार गो थ्रू हो गए होंगे, तो सारे सवाल आपके दिमाग में ऑलरेडी रहेंगे ही। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया था, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। और ऑप्शंस जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी में 4 ऑप्शन तो ये रहते हैं, और पांचवा जो ऑप्शन होता है सब में कॉमन होता है, यानी नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब आगे के लिए मैं बार बार ये पूरा रिपीट नहीं करूंगा, ये टर्म ऑप्शन ई में कह दिया करूंगा, तो आप इसे को समझ लेना। ये एक आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो गया श्री कृष्ण सिंह। ओके, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह के बारे में जरा आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार इनको श्री कृष्ण सिन्हा भी कहा जाता है, श्री बाबू भी कहा जाता है, बिहार के केसरी कहे जाते हैं।
और ये काफी लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, बिहार के अभी तक के लिए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगले सवाल पर चलते हैं और दूसरा सवाल था कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था, यानी वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन ऑफ बिहार हेल्ड। ऑप्शन है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और ऑप्शन ई। ये एक आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी बिहार का हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि जो पहला सेशन है बिहार में हुआ था 1912 में बांकीपुर में हुआ था। और ये बांकीपुर जो है ये पटना के अंतर्गत ही है। और उस समय यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, यानी अगर कह लिया जाए कि किसके नेतृत्व में ये सभा का मतलब बैठक हुआ, तो वो है रघुनाथ नरसिंह मधोलकर साहब। ठीक है, तो 1912 का बांकीपुर सेशन, हालांकि 1922 का गया सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी इस पर भी सवाल पूछ चुका है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 1912 पटना या बांकीपुर यही पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया बिहार के ही पर्सनालिटी से कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, यानी विच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। प्रजा हितेक्षु, लोकनायक, लोकमान्य या राष्ट्रनायक। ऑप्शन ई एज यूजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया लोकनायक, यानी लोगों के जो नायक हैं उनको कहते हैं लोकनायक। और लोकमान्य किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। जानते हैं आप सभी। चलते हैं अगले सवाल पर। तो करेक्ट आंसर तो बी आप समझ ही गए। अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये एक कठिन सवाल था, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, गांधी जी से पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड। तो आप जानते हैं कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है भारत में हुई है, बाद में वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां पर वो बाकी अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे इंडिया के कॉलेज हैं, जैसे कि सामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या फिर बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। ऑप्शन ई सब में कॉमन रहता है, यहाँ पर भी ऑप्शन ई है। अब आपको करेक्ट आंसर देना था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सामल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी के लाइफ पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, वहां पर से जो इन्फॉर्मेशन मिला वहां पर अच्छे से बताया गया था कि सामल दास कॉलेज भावनगर जो है वहां पर गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है कॉलेज की, वो यहाँ पर ग्रहण गांधी जी ने की है। ओके, तो ये तय हो जाता है, इसके बाद वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, और कहा गया है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। Which of the following persons have participated actively in the revolt of 1857। और ये सारे नाम आप सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये भारत माँ के वीर सपूत, यहाँ पर नाना साहब ये कानपुर से लीड कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। और ऑप्शन ई है कि नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये जो चारों नाम दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है, ये 1857 में लीड कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर तो इसका हो गया ऑप्शन ई। बाकी बहुत सारे लोग होंगे जो ए बी सी को जान रहे होंगे लेकिन ऑप्शन डी के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। देखिए, जो भी लोग हैं जो लीड किए हैं 1857 में उनकी पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लेकिन हम जरा विशेष चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर बेगम जीनत महल के बारे में। ओके, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो यही बेगम जीनत महल जी हैं। और ऐसे अगर आप जानना चाहें कि ये कौन है, तो जो मुगल के आखिरी किंग हुए, यानी कि बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर की ये पत्नी हुई, इनका नाम है जिन्नत महल। ओके, और इन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया है और उनके बारे में यहाँ विशेष बातें बताई गई हैं। चलिए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो गया। ये 5 सवाल हम लोग देखे जब तक, तो ऑप्शन ई भी एक बार दिख जाता है। बीपीएससी में ऑप्शन ई आता है और इस बात के लिए आपको जानकारी रहनी चाहिए। बहुत लोग असहज हो जाते हैं कि ऑप्शन ई होगा क्या। बिल्कुल, बीपीएससी पिछली बार भी 12 से 13 क्वेश्चंस का ऑप्शन ई आंसर रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और कहा गया है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। इस बात को मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं। अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैज सेड वी वेयर प्रोवाइडेड विथ अ कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। और यहाँ पर ये एक्ट के नाम दिए गए हैं 1858 1858 का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, या एक्ट ऑफ 1909, या एक्ट ऑफ 1919, या एक्ट ऑफ 1935 यानी 1935 का अधिनियम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहते हैं। और ऑप्शन ई सब में कॉमन रहता है। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और नेहरू जी ने इसे कहा था कि एक ऐसी मशीन है जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स लगे हुए हैं लेकिन कोई भी इंजन नहीं है। ओके। और नेहरू जी के द्वारा इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी भी कहा गया, और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसको थोरोली रॉटन कहा गया था। और उन्होंने कहा कि फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो ये बातें कही गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और यहाँ कहा गया है फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट। ऑप्शन है 10 डेज, 20 डेज, 24 डेज, 30 डेज, या ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव मोर देन वन। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 24 डेज, 24 दिन। अब देखिए, डांडी मार्च आप सब जान रहे हैं कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उससे रिलेटेड है। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, और इसके लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को निकल पड़ते हैं और डांडी पहुंच के नमक कानून को तोड़ते हैं 6 अप्रैल को। बात हो रही है 1930 की। तो ये टोटल टाइम ड्यूरेशन 24 दिनों का है, और करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 24 डेज। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं, 5 मार्च को वो पहुंच जाते हैं, और इसके बाद वहां पर नमक कानून को तोड़ा जाता है। ठीक है, 24 डे मार्च रहता है। ओके, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल कि जो गीत लिखी गई है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, या राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ई भी है यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बिस्मिल अजीमाबादी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन मेजोरिटी का मानना है कि इसका करेक्ट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल होना चाहिए। ऐसे इस गीत को राम प्रसाद बिस्मिल से ही जोड़ के देखा जाता है। अब इसका आप सॉल्यूशन आयोग पर भी छोड़ सकते हैं कि आयोग इसका क्या जवाब लेता है। या तो इसका करेक्ट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल यानी ऑप्शन डी के रूप में होगा, या फिर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई भी हो सकता है, जो कि बिस्मिल अजीमाबादी अगर ये नाम लिया जाता है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर हमारी कोई राय ऐसी नहीं है कि डी ही करेक्ट आंसर होगा या ई ही करेक्ट आंसर होगा। आप इसका आंसर आयोग का जब तक आंसर की नहीं आ जाता है तब तक वेट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कि बंगाल का विभाजन जो होता है उसके बाद कौन सा वहां पर एक रिएक्शन के तौर पर मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, या पूर्ण स्वराज मूवमेंट। और ऑप्शन ई कॉमन, यानी कि अगर हिंदी में ऑप्शंस को बोल दूं तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और पूर्ण स्वराज आंदोलन। अब आप जानते हैं कि 1905 का दौर था, लॉर्ड कर्जन का जमाना था, और यहाँ पर इतने बड़े सेंटिमेंट्स को तोड़ने का उनका मन बन गया था, मकसद था कि ये यहाँ पर एक साथ इतने लोग रह रहे हैं तो उनमें नेशनलिज्म की भाव बढ़ती रह रही है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर लोगों को तोड़ दिया गया, भंग कर दिया गया। और इसके बाद लोग क्या है कि कहते हैं कि नहीं, हम एक ही हैं और हम कभी भी अलग नहीं होंगे। और इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया ब्रिटिश को दिखाने के लिए कि नहीं, हम आपसे नहीं इत्तेफाक रखते हैं, तो हम आपका विरोध करेंगे, हम अपने देश के बने चीजों पर ही यकीन रखेंगे। और इसके लिए बड़े ही मतलब लोगों में एक्टिवली पार्टिसिपेशन के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और यहाँ पर विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत भी किया गया था। और इस समय के बड़े लीडर में बाल गंगाधर तिलक थे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स
had appeared for INA trials at Delhi in 1945-46। यानी आजादी से चंद महीने पहले की ये बात है कि यहाँ जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उस समय की, यहाँ पर ट्रायल की बात आती है, काफी पॉपुलर था। और यहाँ पर ये जो तीन लोग हैं, यानी ये ढिलन साहब या फिर शाहनवाज खान या ये प्रेम सहगल, इन लोगों को बचाने के लिए देश खड़ा हो गया था। और फिर इनका मुकदमा किन एडवोकेट्स के द्वारा लड़ा गया था? क्या उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या उसमें भूलाभाई देसाई थे? क्या वहां पर के मुंशी साहब थे? या सरदार पटेल थे? या ऑप्शन ई? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये आप देख लीजिए कि कांग्रेस के द्वारा एक टीम बनाया गया कि यहाँ वो लोग जाएंगे जो फेमस लॉयर्स थे उस समय के, और वो एडवोकेट करेंगे सहगल साहब को या फिर शाहनवाज खां को या फिर ढिलन साहब को। ओके, तो और इसमें जो चर्चित नाम है उसमें भूलाभाई देसाई का है नाम, अशरफ अली का है, जवाहरलाल नेहरू का, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और लेफ्टिनेंट कर्नल हरिलाल वर्मा, ये सभी लोग थे। तो अब आपसे पूछा गया सवाल ये है, और यहाँ पर बस एक ही कॉमन नाम नजर आ रहा है, वो है भूलाभाई देसाई। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पूछा जा रहा है कि मैडम कामा यानी कि मैडम भीखाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? वेयर डिड मैडम कामा अनफ्यूरल इंडियाज ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? क्या वो पेरिस में या लंदन में या स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है या फिर जिनेवा में? ओके, अब इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये काफी चर्चित घटना है, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा ये आप पेंटिंग भी देख पा रहे हैं, जहां दिखाया जा रहा है कि मैडम भिखाजी कामा के हाथ में तिरंगा है, और उस समय का इस तरीके का भारत का आजादी का ये ध्वज हुआ करता था। स्टुटगार्ट इसका करेक्ट आंसर है, जर्मनी, और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर बोला जा रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो सही है, कौन सी जोड़ी मिलान सही है? पहला है बिनोआ भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही यानी कि सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही। ऑप्शन बी सीआर दास देशबंधु। क्या सीआर दास को देशबंधु कहा जाता था? सोचिए। तीसरा है विलियम वेडरबर्न। क्या ये कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1907 1907 के? या श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्या ये फाउंडर थे इंडिया हाउस के जो कि पेरिस में है? या ऑप्शन ई, ई का मतलब हो गया कि इसमें एक से अधिक जोड़ा सही है या कोई सही नहीं है। तो देखिए, ये जो आचार्य विनोबा भावे हैं, ये पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही थे नेहरू जी। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर आप सभी को पता है 1907 जो कांग्रेस का फूट हो गया था, स्प्लिट आ गया था कांग्रेस में, गरम नरम दल के बीच में, सूरत का सेशन, और उस समय डॉक्टर रास बिहारी घोष जो हैं ये प्रेसिडेंट थे सूरत सेशन के। ओके, जो यहाँ पर मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके बीच में तानातनी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस में फूट आ जाती है। तो ये भी आप समझ गए, ये ऑप्शन सी गलत है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जरूर इंडिया हाउस का स्थापना किया था, लेकिन वो पेरिस में नहीं, लंदन में। इसके ऊपर भी बीपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी कि बिल्कुल सीआर दास जो है, चितरंजन दास, इनको ही देशबंधु कहा जाता है। करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो देखिए, यहां पर जो कांग्रेस के यूथ थे, यानी इंक्लूडिंग जो नेहरू जी की टीम थी, उन्होंने कहा था कि अब हम डोमिनियन स्टेटस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके लिए एक डे डिक्लेयर किया गया था 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 1930 को सभी लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ पर ध्वज फहराया जाए। ठीक है, देश भर में झंडा फहराया गया, आजादी का दिन मनाया गया। उसको कहते हैं प्रथम स्वाधीनता दिवस। ओके, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जाना जाता है। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोग इस दिन को ही अपना रिपब्लिक डे मनाए, यानी इसी दिन को, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो इफेक्ट में आ जाता है और हम गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं दुनिया भर में। तो 13 का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ये काफी ऑब्वियस और आसान सवाल है, इसमें शायद किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 बिहार का स्थापना कब हुआ है, ये पूछा गया है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? When was बिहार established? और ऑप्शन है 1911, 1912, 1913 या फिर 1914।
हर साल बीपीएससी के द्वारा ये सवाल रिपीट किया जाता है किसी ना किसी रूप में, और उसका मकसद ये होता है कि आप जानें और बताएं कि ठीक है, ये जो 22 मार्च 1912 है, इसी को बिहार दिवस के रूप में मनाया गया पहली बार। और ये कहा गया है कि 12 था, ये 1912 का ही साल है जब बिहार की स्थापना होती है। भले ही दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का टाइम जब कह दिया गया कि स्टेटहुड दिया जाएगा बिहार को, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल था सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिसके बाद बिहार को स्टेटहुड मिलता है। और ये जो बिहार बनता है 1912 में, अल्टीमेटली उसे 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है। ओके, और सन 2000 में झारखंड भी अलग होता है। तो बिहार कब बना? 1912 में। इसमें कोई अगर मगर बट वाली बात है नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? काफी फेमस है। इंडिगो का जो सत्याग्रह है, जो नील सत्याग्रह है, जो गांधी जी चंपारण आते हैं, ये एक बड़ा ही कह लें कि अंग्रेजों के द्वारा या प्लांटर्स के द्वारा यहाँ के किसानों को सताने वाला एक व्यवस्था स्थापित कर दिया गया था कि आपको अपने जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की ही खेती करनी है, जो कि मतलब कहीं से भी फायदेमंद नहीं था किसानों के लिए। उससे किसान के खेत जो हैं उसकी उर्वरकता भी कम हो रही थी। जिसके बाद चंपारण सत्याग्रह और पूरी कहानी आप जानते हैं। राजकुमार शुक्ला जाते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं। ओके, तो वहां हम नहीं जाते हैं। 3 कठिया का मतलब थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई ये जमीन है और हम कहें कि बिहार में इसको कहा जाए कि 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन का मतलब होता है, अगर इसको छोटे यूनिट में समझें, कि 20 कट्ठा जमीन है। तो कहा गया कि आप अपने जमीन, अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है, तो उसके 3 हिस्सों में, यानी कि 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। प्लांटर्स के द्वारा ये वहां के किसानों पर एक बोझ लगा दिया गया, दबाव बनाया गया, जिसको आगे चल के रिपेल भी किया गया। तो यही है 3 यानी 3 और कठिया यानी 1 बीघा का 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। यही ऑपरेसिव 3 कठिया सिस्टम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब यहाँ पर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, और ये काफी इजी जो क्वेश्चन हैं, इनको डील करने से टाइम ही वेस्ट है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा कि इसमें करना क्या है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर सीधे आपको जो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज होता है, इसी को अप्लाई करना है। और जब आप देखेंगे कि ये 2 बार 598 आ जाएगा और 2 बार 479 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद क्या होगा ना कि आप, चलिए मैं जरा सा इसको सॉल्व ही कर देता हूं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये अगर इसको पूरे को हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ये दो इसको जोड़ेंगे एक बार, तो ये 47479 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 598, और जब ये माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स बच जाएगा 479। ओके, और डिनोमिनेटर में तो ये दिया ही हुआ है, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 बच जाएगा। करेक्ट आंसर 16 का हो गया ऑप्शन ए। ये यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पॉपुलेशन से पूछा गया था कि किसी भी शहर का पॉपुलेशन है 1,76,400, और अगर वहां पर एनुअल ग्रोथ रेट जो है 5% का है, तो 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा। तो पहले ये जान लीजिए कि जिस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, उस तरीके से इसका आप जवाब ढूंढ सकते हैं। नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे निकालते हैं तो 2 बार कंसेक्यूटिवली निकाल सकते हैं। तो ये शहर की आबादी हो गई, ठीक है। तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 105/100, और फिर अगले साल कितना हो जाए, तो फिर 105/100, ये जो भी होगा उसका 105/100 हो जाएगा। यानी इसको अगर कटा दें आप तो 21/20, ये भी 21/20 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अगर आप पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर यही मिल जाएगा, यानी 1,94,481 यही आबादी होगी। तो 17 का सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था कि मिसिंग नंबर को बताना है। अब देखिए, ये अगर आप समझें इस ट्रेंड को, तो ये 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2। इसी तरीके से ये क्या है, तो ये है 4 का स्क्वायर इंटू 3। ये क्या है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 4। अगला क्या होगा, अगला होगा 6 का स्क्वायर इंटू 5, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 इंटू 5, क्या हो जाएगा आंसर, 180। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब ये 19 नंबर सवाल, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन टफ है, कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि
2nc3 is to nc2 is equal to 44 is to 3। अब यहाँ पर n का वैल्यू बताना है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 6। ओके, लेकिन अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जानकारी दीजिए, जो हम आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसमें इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला जो सवाल है यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज n स्क्वायर है और n संख्याओं का एवरेज यानी औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा यानी एवरेज कितना होगा। ये सवाल आसान है, आप वैल्यू पुट करके इसको देख लीजिए। मान लीजिए कि आप मान लेते हैं कि m का जो वैल्यू है, ओके, तो m को हम मान के चलेंगे कि ये 2 है और n को मान लेंगे कि 3 है। अब काम आसान हो गया कि m नंबर्स है, तो m नंबर हो गया और उसका एवरेज कितना है n स्क्वायर। तो अगर दो संख्या है और उसका एवरेज कितना है 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। इसी तरीके से n संख्या है जिसका एवरेज m स्क्वायर है। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि संख्या 3 है और उसका एवरेज कितना है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब कहा जा रहा है कि m प्लस n यानी ये 5 जो संख्या हो गए इनका एवरेज कितना होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि इनका एवरेज 9 है दो संख्याओं का, तो यहाँ पर ये सम कितना हो जाएगा इनका 18। ये तीन संख्याओं का एवरेज 4 है, तो इनको भी जोड़ दिए तो कितना हो गया 12, 4 3 जा 12, और टोटल टर्म कितने हैं 3 2 5, तो ये कितने हो गए 18 और 12 30 हो गया ना, 30/5। अब ये इस तरीके से कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा। 6 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3 हुआ ना, वही तो होता है ना m इंटू n। इस तरीके से आसानी से आप इस सवाल को बना सकते थे। 20 का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, ये एक बढ़िया सवाल है। यहाँ पर आपको यूनियन इंटरसेक्शन का यूज करना है। पूछा गया था कि कोई एक ग्रुप है एथलेटिक टीम का किसी स्कूल में, जिसमें 21 जो है ना बच्चे वो बास्केटबॉल की टीम में हैं, 26 ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी के टीम में हैं, 29 बच्चे ऐसे हैं जो कि फुटबॉल की टीम में हैं। अगर 14 ऐसे बच्चे हैं जो कि हॉकी भी खेलते हैं बास्केटबॉल भी खेलते हैं, 12 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं, 15 ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, ओके, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 ऐसे हैं जो हॉकी फुटबॉल बास्केटबॉल सब खेलते हैं, तो कितने ऐसे बच्चे बच गए जो मात्र एक कोई सा खेल खेलते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 10। अगर आपको इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में इसको आप बताइए कि आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए, पूरा अच्छे से आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर ये वर्क का क्वेश्चन है कि मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है, सोहन उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम पूरा होगा, आप समझ लेंगे। कहा गया कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन काम करने के बाद मोहन काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो बाकी जो काम बच गया है सोहन कितने दिन में पूरा करेगा। ये अच्छा सा क्वेश्चन है। आप समझ गए कि अगर मोहन किसी काम को 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में वो 1/25 हिस्सा काम करेगा। सोहन उसी काम को अगर करता है 20 दिन में पूरा तो वो एक दिन में 1/20वां हिस्सा करेगा। तो टोटल अगर ये दोनों काम करें तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा होगा, तो यानी कि होगा 9/100 हिस्सा एक दिन में पूरा होगा। यानी टोटल टाइम कितना लगेगा तो 100/9 इतना टाइम लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक दिन में इतना काम हुआ, दोनों 5 दिन साथ काम करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से इसको इंटू 5 कर दें 5 दिन के लिए तो 45/100, यानी इसको अगर कटा दें तो 9/20 जो काम है वो पूरा हो गया। अब कितना काम बच गया है, तो काम बच गया है टोटल 11/20, यही काम बच गया है ना। अगर 9/20 हिस्सा काम हो गया तो 11/20 हिस्सा काम बच गया है। और कहा जा रहा है कि सोहन कितना दिन में पूरा करेगा, तो सोहन एक दिन में 1/20 हिस्सा काम करता है, तो 11/20 हिस्सा काम करने में कितना लगेगा 11 दिन। आसान सवाल। ओके, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 23 से इसी तरीके से ये कैलकुलेशन पर पूछ दिया गया कि एक जो घड़ी है वो 12 बजे शुरू होती है और अगर 5:10 हो जाते हैं तो वो घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है अपने इनिशियल टाइम से यानी 12 बजे से। तो देखिए पता होना चाहिए कि 12 घंटे में घड़ी का जो घंटा वाला सुई है 360 डिग्री पूरा करता है, तो एक घंटे में कितना करेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर बात हो रही है पहले 5 घंटों की, तो 5 घंटे में कितना डिग्री करेगा तो 30 इंटू 5 यानी 150। अब यहाँ साथ में 10 मिनट और दिया गया है, तो 30 डिग्री पूरा कर रहा है अगर 60 मिनट में,
तो 10 मिनट पूरा करने में कितना लगेगा, इसका 1/6 यानी 30/6 कितना होता है 5 मिनट डिग्री होगा ना। तो यही 150 में अगर 5 डिग्री जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा और हमको करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। 24 नंबर सवाल है कि ये कौन सा सही नहीं है कि ये किसी नेचुरल नंबर का यानी कि किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप इस तरीके से लिख दीजिए और एक जीरो भी लिख दीजिए यहाँ पे जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर तो यहाँ 10 बताने के लिए कि यहाँ होल नंबर से नहीं शुरू किया है हमने, यहाँ 10th के लिए। ठीक है, तो अगर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का होता है 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 जो है उसका जो होता है 64, 9 का 81 और 10 का 100। यानी कि सबका अगर आप यूनिट प्लेस देखें आपको कहीं पर 2 नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 9 जो है ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, 7 ये 6 हो सकता है, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 9 भी दिख रहा है, ये 1 भी दिख रहा है, लेकिन 2 इन 10 संख्याओं में कहीं नहीं है। यानी 2 कभी भी किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, मतलब जिसमें 2 यूनिट प्लेस पर हो। तो करेक्ट आंसर यही हो जाता है 24 का बी। आसानी से इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। 25 नंबर सवाल, यहाँ पर 2 इक्वेशन दे दिया गया है। अब अगर इसको आप कायदे से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, वैल्यू पुट करके आप जल्दी से इसका सवाल का जवाब दे सकते थे, क्योंकि पर्याप्त टाइम होता है बीपीएससी में इस काम के लिए कि आप वैल्यू पुट भी कर सके। हालांकि इसका बढ़िया से सॉल्यूशन भी आप चाहें तो आपको मिल सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और इसमें किसी को कोई शक नहीं है। 25 सही जवाब ऑप्शन बी। 26 ये साइंस एंड टेक यहाँ शुरू हो जा रहा है और कहा गया है कि अदरक तना है जड़ नहीं, यानी जिंजर जो है वो एक स्टेम होता है, रूट नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फूड स्टोर करता है या इसमें नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ये हॉरिजेंटली मिट्टी में ग्रो करता है, हॉरिजेंटली, और ये वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली ग्रो करता है। ओके, और चौथा है कि इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके वजह से पता चलता है कि ये स्टेम है, रूट नहीं है? ठीक है, जड़ नहीं है, तना है। ओके, और वो है कि इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं जो कि रूट में लैकिंग होते हैं, जैसे कि मूली में नहीं आपको दिखेगा, गाजर में नहीं दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटर नोड्स को दिखाया गया है। अगर आप कहें तो मैं इसे जूम करके भी आपके लिए दिखा सकता हूँ। दिख रहा है ना ये जिंजर, और इसमें इस तरीके से दिखा दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा सबसे मीठा चीनी है, यानी स्वीटेस्ट शुगर इसमें से कौन है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या ऑप्शन ई? तो देखिए यहाँ ऑप्शन के आधार पर बात पूछा गया है, तो चलिए एक बार स्वीटनेस का जरा चार्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, यहाँ लैक्टोज को बताया गया है। अगर आप इसको रेफरेंस मान लें कि जो सुक्रोज होता है उसके मतलब मिठास को हम कहें कि 1 यूनिट मिठास है, तो ग्लूकोज उसके तुलना में 0.74 या 0.8 ही होता है। जो ये सर्विटोल है वो 0.6 होता है, माल्टोज मात्र 0.33 से 0.45, लैक्टोज उससे भी कम, यानी जो दूध की मिठास होती है 0.16 होती है। लेकिन जो फ्रुक्टोज है ना, ये इससे कहीं ज्यादा 1.17 या उससे भी कहीं अधिक होता है। अब ये सल्फोनेट वगैरह ये केमिकली सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मिठास होती है। तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रुक्टोज, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 28 पर, और कहा गया है कि इसमें से कौन सा एक ट्रू फ्रूट नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? एप्पल, ग्रेप, डेट, प्लम, यानी सेव, अंगूर, खजूर, आलू बुखारो, या फिर आलू बुखारा भी कहते हैं, और ऑप्शन ई हो गया इसका एक भी नहीं इनमें से या एक से अधिक। तो देखिए ट्रू फ्रूट जो है ना, यानी कि सच्चा फल होने का कुछ क्राइटेरिया है। क्या है वो? कि एक आप जानते हैं कोई भी फूल है उसी से फल बनता है, तो फूल का जो केवल ओवरी है वही ग्रो करे और अल्टीमेटली फ्रूट का रूप ले ले तो कहेंगे कि ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर उस फूल का यानी उस फ्लावर का कोई और भी हिस्सा डेवलप हो रहा है ओवरी के साथ में, तो वो कहेंगे कि वो जो फ्रूट डेवलप हुआ वो ट्रू फ्रूट नहीं है। ठीक है, तो जो थैलेमस होता है एप्पल के केस में, और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिखाते हैं मतलब ओवरी के साथ में, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट
कहते हैं या कहेंगे कि ये सच्चा फल नहीं है, ये झूठा फल है। तो यहाँ जैसे अंगूर है वो एक ट्रू फ्रूट है, लेकिन जो एप्पल है वो एक फॉल्स फ्रूट है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए, यानी सेव उन ऑप्शंस में एक सच्चा फ्रूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 आसान सवाल है। यहाँ कहा गया है कि जो लेगुमिन्स होते हैं यानी जो दलहन होते हैं वो काफी न्यूट्रियस होते हैं। उनमें किस चीज की बाहुल्यता होती है, वो किस चीज में रिच होते हैं, यानी फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। क्या होता है उनमें प्रचुर मात्रा में? फैट यानी वसा या चर्बी, प्रोटीन यानी प्रोटीन हो गया, ऑयल यानी तेल, या स्टार्च यानी स्टार्च इंग्लिश हिंदी एक ही लिखा हुआ है, ऑप्शन ई दिया गया है। अब आपको डिसाइड करना है। और आप जानते हैं कि दलहन बार बार डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि दाल कंज्यूम कीजिए क्योंकि इसमें भर भर के प्रोटीन होता है। करेक्ट आंसर हो गया इसका 29 का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 लौंग, क्लोव एक मसाला है और इसको कहां से आप अर्जित करते हैं, किस भाग से प्राप्त करते हैं? फल से, तना से, जड़ से, या फूल की कली से, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पौधा है लौंग का, और इसमें जो फूल की कली है उसी को बाद में प्लग करके मसाले के तौर पर यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी फ्लावर बड या फूल की कली। क्वेश्चन नंबर 31 मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है, यानी इसमें से कौन सा वो रेडिएशन है जो कि हम यूज करते हैं मसल में अगर दर्द है, पेन है, एक है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ओके, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, या फिर एक्सरे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये पिक्चर है अपने आप में काफी है इलिस्ट्रेट करने के लिए। आपको पता चल रहा है रेड कलर दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर हम यूज भी करते हैं इंफ्रारेड को। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट है उससे जो रेडिएशन इमिट होती है जो हमें नहीं नजर आ रही है वो इंफ्रारेड होती है। और इंफ्रारेड थेरेपी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी है, कुछ रिस्क भी हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको यूज किया जाता है अगर कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है या कहीं पर स्ट्रेच आ जाता है, उसमें काफी मदद मिलती है। और बचपन से ही आपने देखा होगा कि कभी कभी चोट लग जाती है तो पानी गर्म करके उस जगह की सिकाई कर दी जाती है। एक्चुअली होता क्या है, उसमें आराम मिलता है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला सवाल था। यहाँ पर रेजिस्टेंस से सवाल पूछ दिया गया था। कहा गया द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट having two parallel resistors is 1.04 किलो ओम। अगर उसमें से एक रजिस्टर जो है वो 2 किलो ओम का है तो अदर रजिस्टर कितने का होगा? तो मान लेते हैं कि अदर रजिस्टर x का होगा। और पैरेलल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि 1/x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/1.403। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा अप्रोक्स 4.70 ओम। तो करेक्ट आंसर 32 का हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया है ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, यानी गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उस पर क्या असर पड़ता है? तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो उनका कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है, उनकी सुचालुकता जो है वो बढ़ जाती है, और उनकी रेजिस्टेंस जो है वो घट जाती है। पूछा गया है कि हीट करने पर उसके रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस है कम हो जाता है, घटता है, यानी उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कहा गया है कि फराडे कांस्टेंट जो है वो किस तरीके का कांस्टेंट है? क्या वो इलेक्ट्रोलाइट के मात्रा पर डिपेंड करता है, यानी फराडे कांस्टेंट बदलते रहता है इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, या विद्युत धारा पर निर्भर करता है, करंट कितना पास किया गया इस पर निर्भर करता है, या वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का उस पर डिपेंड करता है, या वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है यानी सार्वभौमिक है, हर जगह उसकी वैल्यू सेम रहती है? ऑप्शन ई दिया हुआ है एज यूजुअल। तो देखिए जो फराडे कांस्टेंट है इसको इस तरीके के सिंबल से दिखाया जाता है, या कैपिटल एफ से भी आप दिखा सकते हैं। और ये माइकल फराडे के नाम के ऊपर ही ये बनाया गया कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसका जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो है 96485, यानी कि ये यूनिवर्सल वैल्यू है, एक्सेप्टेड वैल्यू है, ये बदलता नहीं है, सार्वभौमिक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है? समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, या ऑप्शन ई? तो देखिए
प्रकाश वर्ष को हम एक्सप्लेन ही इस तरीके से करते हैं कि एक वर्ष में लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया जाए उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी डिस्टेंस की बात की जा रही है और लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर लाइट ईयर में डिस्टेंस को डिनोट किया गया है अलग अलग स्टार्स के या प्लैनेट्स का। यानी ये इतनी दूर है, लाइट को अगर भेजा जाए तो इतने वर्ष लग सकते हैं हमसे जाने में दूर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाता है, लाइट ट्रेवल करता है, तो उसमें क्या चेंज नहीं होता है? क्या उसका वेलोसिटी बदलता है, क्या वेवलेंथ बदलता है, क्या फ्रीक्वेंसी बदलता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है? यानी वेग क्या बदलता है, तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन आता है, आवृत्ति पर क्या असर पड़ता है, और अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, जब मीडियम चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे चेंज हो जाएंगे। एक चीज जो नहीं बदलता है वो है फ्रीक्वेंसी। इस इमेज में आपको इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है, बाकी चीजें बदल जाती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड कितना होता है, वेलोसिटी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग पूछा गया है। और आपके सामने ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो पिक्चर है, इमेज है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट सब दिखाए गए हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है करीब लाइट के स्पीड के बराबर होती है, और लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 37, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, ये सबसे आसान शायद सवाल था कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट या सेट हिज फुट ऑन द मून, वो कौन सा व्यक्ति है? सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, यहां कहा गया है कि ये जो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड है इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, और यहां पर इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो जब आप थोड़ा सा 10th क्लास तक का केमिस्ट्री याद करिए, आप समझ पाएंगे कि ये जो यहाँ वैल्यू बताया जाता है, वो बताया जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये बता रहा है 242, इसका एटॉमिक मास कितना है। और आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर में ये समझ आता है कि इतने इलेक्ट्रॉन और उतने प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में कोई वजन नहीं है, प्रोटॉन में वजन है, और जो मास होता है किसी भी एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलके बनने से होता है। और ये समझ आ गया कि ये जो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड है इसमें 94 प्रोटॉन हैं और बाकी न्यूट्रॉन होंगे जो कि 242 में ऐड करने, मतलब कि 242 ऐड करने से बनेगा। यानी 242 में अगर 94 घटा दें, जो वैल्यू आएगा वही न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका 148। और देखिए यहाँ पर आपके सामने ये बताया भी गया है कि ये प्लूटोनियम 242 में 148 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, यहां पूछा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड कौन है, इसमें सबसे ज्यादा श्यानता होती है किस चीज की, वाटर, एयर, ब्लड या हनी। यानी आपको करना क्या है कि एक ग्लास स्लैब ले लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर रख लेना है एक ड्रॉप, यहाँ पर हनी, यहाँ पे ब्लड, और यहाँ एयर अगर आप रख सकें। और जब इस ग्लास स्लाइड को ऐसे टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, कौन सबसे लेट तक पहुंचता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है, वही सबसे ज्यादा विस्कस है, उसकी सबसे अधिक श्यानता है, यही पूछी गई। और इसका करेक्ट आंसर है हनी। ओके, 40 का सही जवाब ऑप्शन डी। देखिए जो ग्लास है ना, तो ग्लास को कहा जाता है कि ये सॉलिड नहीं है, कहा जाता है कि ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, यानी उसकी जो विस्कोसिटी है बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 41, कहा गया है कि इसमें मिल्क जो है एक पुअर सोर्स है किस चीज का, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी या विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन डी ई भी दिया हुआ है। अब आपको कंक्लूड करना है। देखिए मिल्क कैल्शियम का रिच सोर्स है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि मिल्क जो है उसमें लैक्टोज होता है, यानी उसमें मिठास है, शुगर है, और शुगर है यानी कि उसमें कार्ब्स हैं ही।
तो उसमें अगर कोई लैकिंग चीज है तो विटामिन सी होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हैं। और यहाँ पर अब आयोग इसका क्या आंसर लेता है, ऑप्शन सी, डी या ऑप्शन ई ले लेता है, अब ये उस पर तय होना चाहिए। और यहाँ पर एक जनरल कंपोजिशन बताया गया है, एक जो गाय पाई जाती है यूएस में, उसमें उसके दूध में 87% से भी कहीं अधिक वाटर होता है, 4.9% लैक्टोज होता है यानी कार्ब्स होते हैं, 3.4% फैट होता है, 3.3% प्रोटीन और बाकी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर इस हिसाब से तो होना चाहिए कि विटामिन सी इसमें नहीं होता है मिल्क में। ओके, तो हम इसका यही आंसर मान के चलते हैं 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 कि जो ब्रीथ एनालाइजर होता है जो पुलिस के द्वारा यूज किया जाता है, पहले तो ये यूज किया जाता था, एक तरीके का लिटमस टेस्ट होता था, कलर चेंज करने वाले उसमें पेपर लगे होते थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल भी यूज होने लगे हैं। तो यहाँ पर वो पहले वाला पेपर वाला टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो फिल्टर पेपर वो किस चीज का बना होता था। ओके, और ऑप्शन है पोटासियम डाइक्रोमेट और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड, या पोटासियम परमैंगनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, या सिलिका जेल कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, या उसमें हल्दी टर्मरिक होता था, या ऑप्शन ई भी दिया हुआ है। तो देखिए जो वहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पिया है, यानी अगर उसके पास थोड़ा भी उसके मुंह में इथेनॉल का मात्रा है, और जब वो रिएक्ट करता है इस तरीके से पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, तो वहां पर ये जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है क्रोमियम सल्फेट, साथ में एसिडिक यहाँ एसिटिक एसिड भी बन गया, और ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स हो गए। अब देखिए आप जानते हैं लिटमस टेस्ट एसिड बेस, और यही काम करता क्या है कि जो उसमें पेपर लगा होता है उसका कलर चेंज कर देता है, वो ऑरेंज कलर का होने लगता है, और पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये शराब पी के गाड़ी चला रहा है, या कहीं भी और चेक किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पिया रहेगा तो उसमें कलर चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, ये ग्लूकोज पर बहुत मेहरबान रहा है बीपीएससी, बहुत सवाल पूछे हैं कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल, ओके, में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। यानी अगर ग्लूकोज को आपको कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल में, तो इसके लिए आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, माल्टेज या फिर इन्वर्टेज या जाइमेज या डाइटेज। ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द अबव या एक से अधिक। और इस तरीके का कुछ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ये शुगर है, और जब उसमें हम यूज करते हैं जाइमेज का तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी, जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 44 कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। यानी ये चूने का पानी है, और यहाँ पर आंसर मिल भी जाता है आपको कि जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करते हैं तो उसका कलर चेंज होकर इस तरीके का वो दूधिया बन जाता है, वो मिल्की हो जाता है। तो करेक्ट आंसर सीधे मिल गया आपको यहाँ पर ऑप्शन बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि ये जब CaO है और इसमें CO2 मिलता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का रूप ले लेता है, और वही ये दूधिया हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 कि अगर पेट्रोल या डीजल या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर वो अधूरा जलता है, यानी उसका अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब कि यानी कि वहां ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है जहां उसको जलाया जा रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीजन रहे वहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है, जो कि काफी ज्यादा इंजुरियस है, कई बार फैटल होता है, अगर व्यक्ति है इंसान इनहेल कर ले तो उसकी जान भी जा सकती है। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जिसका केमिकल सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 में बदलता है। ठीक है, यानी अगर कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू पहले 3 हुआ करता था, अब 6 हो गया, तो हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ा, वो 3 टाइम्स बढ़ गए या 3 टाइम्स घट गए, या 10 टाइम्स बढ़ गए, या 1000 टाइम्स घट गए। इस तरीके से ऑप्शंस है, ऑप्शन ई भी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर पीएच 3 से 6 हो जाता है यानी कि उसकी एसिडिटी में कमी आती है, यानी जो उसका H+ आयन है उसकी कंसेंट्रेशन कम होती है,
तो आप कुछ ऐसे बता सकते हैं कि पहले इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन होता था 10⁻³ जो कि अब हो गया 10⁻⁻6। ओके, तो यहां पर कितने की कमी आई? तो ये 1000 गुने की कमी आ रही है। इस बात को तो समझ सकते हैं, सिंपल मैथ्स है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। 46 का सही जवाब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी एक आसान सवाल है जो कि 10th क्लास तक हर बच्चा पढ़ता है कि अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी कि रेत और नैफ्थलीन का जो मिश्रण है उसको किस विधि से अलग किया जाता है? तो उसके लिए करेक्ट आंसर है सब्लिमेशन, यानी कि अर्धोपातन। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सबस्टांसेज हैं जो कि सॉलिड से हीट करने पर डायरेक्टली गैस बन जाते हैं, या गैस है ठंडा करने पर डायरेक्टली सॉलिड बन जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं, और ऐसे चीजों को सब्लिमेशन के मेथड से अलग करते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम है जो कि आपके बचपन को याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर ये एक टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने बेंजीन का वो स्ट्रक्चर है, और आप यहाँ काउंट करके देख सकते हैं कि जो बेंजीन है वो ये इस तरीके से, इसमें 6 बेंजीन होते हैं। आप इसका केमिकल फॉर्मूला जानते हैं C6H6। ओके, तो ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ हो गए, और हर कार्बन एक दूसरे से एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो हो गए। और कितने सिग्मा बॉन्ड? 6 टोटल होते हैं इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड, और ये 3 पाई बॉन्ड आपको अल्टरनेट में नजर आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, हो सकता है ये बहुतों को नहीं आता होगा, तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको स्किप करना होता है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर कहा गया है कि यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और यूरिया अपने आप में बहुत ही कमाल का एक सबस्टांस है, क्योंकि पहली बार किसी ऑर्गेनिक सबस्टांस को लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, तो वो है यूरिया। वोहलर के द्वारा तैयार किया गया, और वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था जिसके लिए एक इंग्लिश टर्म होता है सेरेंडिपिटी। ओके, तो इसमें क्या आप उसका यूरिया का फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो खुद समझ आ जाएगा कि उसमें क्या क्या होता है, और यूरिया का ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर होता है। यानी इसमें आपको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सभी नजर आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक उच्चालक है? यानी द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉपर यानी तांबा, लेड यानी कि सीसा, मरकरी यानी कि पारा, जस्ता यानी कि जिंक। तो देखिए, कॉपर है, ये हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। मरकरी भी बढ़िया कंडक्टर है, इसीलिए तो इसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, क्योंकि काफी सेंसिटिव होता है। जिंक भी बढ़िया कंडक्टर है। लेकिन इन चारों में पूछा गया है, अमोंग पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीड यानी कि सीसा। ये इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है, लेकिन ये हीट का इनमें इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। होता क्या है कि ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये उसका अब इतना इफिशियंट यूज नहीं बच जाता है। ओके, तो 50 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस को देखा, उसके सही आंसर क्या होने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होने चाहिए, इन चीजों पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया। और आपको ये डिस्कशन सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी जरूर लिखिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसके लिए doubt.studyiq@gmail.com पर लिख सकते हैं, या फिर नंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली हमारे स्मार्ट कोर्सेज से आए हुए हैं। और अगर आप 66 बीपीएससी के लिए इनरोल होना चाहते हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके और उन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।